अब हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। दरअसल इस सभ्यता के तीन नाम हैं, आप इनको तीन नामों से पहचान सकते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, दूसरा नाम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, जो शुरुआती इतिहासकार थे उन्होंने सिंधु सभ्यता इसको कहा है। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कहा है, और कुछ लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। एनसीईआरटी तमाम आप स्रोत देखेंगे, उनमें ये तीनों ही नाम आपको लिखे मिलेंगे। तो इस सभ्यता को तीन नामों से जाना जाता है, और ये सभ्यता बहुत ही विलक्षण सभ्यता है। आप अगर इस सभ्यता के बारे में सच में जानेंगे ना, तो इतिहास का एक कार्य ये भी होता है कि जो अज्ञान है इसको दूर करना है। इतिहास की जब हम कार्य समझ रहे थे तो हमने उसमें एक बात कही थी कि अपने बारे में जानना, अपने परिवर्तन उत्थान के बारे में जानना, अपनी सिविलाइजेशन शुरुआती सभ्यताओं के बारे में जानना भी इतिहास का कार्य है। तो ये हमारी शुरुआती ही सभ्यता तो है। आज अगर हम इस विकसित अवस्था में हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं सभ्यताओं का है। अगर ये सभ्यता ना होती तो भारत शायद यहाँ पे नहीं पहुंच पाता इतनी अच्छी स्थिति में। तो जब अंग्रेजों से हमने वाइट वर्डन थ्योरी की भी बात की थी, अंग्रेजों ने हमसे कहा तुम तो सभ्य हो, बर्बर हो, तो हमने उनसे कहा नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हम तो प्राचीन काल से ही, आज से 2500 ईसा पूर्व से ही, लगभग 2500 ईसा पूर्व से ही हम सभ्य हो गए थे। हमारे यहाँ एक सभ्यता हुआ करती थी, हमारा तकनीकी ज्ञान हुआ करता था हमारे पास। तो हमने अंग्रेजों से तब ये बात कही थी। तो आइए जान लेते हैं आखिर ये सभ्यता क्या है और आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ से खूब सवाल बनते हैं, आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, पहली बात तो इस सभ्यता का काल क्या था। काल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड नहीं जानेंगे तो आप बेहतर तरीके से टॉपिक की समझ नहीं बना पाएंगे। तो अगर इसकी हम वास्तविक काल की बात करें तो इसका काल हो जाएगा आपका 2300 से 1700 ईसा पूर्व। ये काल किसके आधार पे है? ये काल है C14 C14 कार्बन पद्धति होती है। ये काफी वैज्ञानिक पद्धति मानी जा रही है और इसी को वास्तविक मतलब सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जा रहा है। तो C14 कार्बन पद्धति के अनुसार, काल पद्धति के अनुसार 2300 से 1700 ईसा पूर्व टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हालांकि और भी विद्वान हैं जिन्होंने टाइम पीरियड के बारे में अलग अलग बात कही है। उदाहरण के तौर पे जॉन मार्शल की बात करेंगे। जॉन मार्शल, तो इन्होंने इसके हड़प्पा सभ्यता के काल को माना है 3250 से 2750 2750 ईसा पूर्व माना है आपके जॉन मार्शल साहब ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहे हैं, जैसे कि मार्टिमर फीलर साहब थे। मार्टिमर व्हीलर साहब थे, इन्होंने सिंधु सभ्यता के काल को माना है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। तो ये भी एक काल पीरियड इन्होंने दिया था। ये वही व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर साहब जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई में योगदान दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में योगदान दिया था, तथा कहा था कि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ना, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई हुई है, ये सुमेरियन लोग हुआ करते थे। सुमेरियन लोग हुआ करते थे, सुमेरियन। हालांकि जो राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी, मोहनजोदाड़ो पर रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था आरडी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने कहा था कि नहीं, जो ये लोग थे ना हड़प्पा सभ्यता जिन्होंने बनाई थी, ये आपके द्रविड़ थे। तो ऐसे कई सारे विचार थे जो कहते थे हड़प्पा सभ्यता बाहर के लोगों ने बनाई है, कुछ लोग कहते थे हड़प्पा सभ्यता देशी लोगों की सभ्यता थी। अब ये बात साबित भी हो चुकी कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता पूरी देशी सभ्यता थी, पूरी यहीं के लोगों की सभ्यता थी, इसमें बाहर के लोगों का कोई योगदान नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा है ये आर्य लोगों ने बसाई थी, कुछ लोगों ने कुछ और कहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा फैक्ट यही कि हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये पूर्णतः देशी थी और पूरी तरह यहीं के लोगों ने बसाई हुई थी। तो काफी महत्वपूर्ण है। आपने यहाँ पे मेरे बार बार अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एक शब्द की चर्चा की है, सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो सभ्यता की चर्चा की है, तो ये सुन लीजिएगा, यहाँ पे एक सेकंड के लिए सुन लीजिए सभ्यता का अर्थ क्या होता है। देखिए, सभ्यता इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि उस समय भी आप जानते हैं कि जब यहाँ पे मानव थे तो भारत के अन्य कोनों में भी मानव होंगे। मानव तो हमेशा से थे ना, मानव तो हमने बात की थी शुरुआत में 25 लाख साल पहले इस दुनिया में आ गए थे, फिर इसके बाद में इनका विकास होता रहा, अंततः 70,000 साल पहले होमोसेपियंस का जन्म हुआ, हमने बात की थी। लेकिन इसको सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग झोपड़ियां बना के रहते होंगे,
आदिवासी तो जैसे तो होंगे ही ना, जैसे अभी हमारे अंडमान निकोबार में है, लेकिन हम इसको इसी को क्यों सभ्यता कहते हैं? मानव के इसी गुट को सभ्यता के कुछ वर्णन होते हैं कि आपका नगरीय विन्यास होना चाहिए, आपके पास नगरीय विकास होना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, आपके पास लिपि होनी चाहिए, ये और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कुल मिला के मानदंड होते हैं किसी समुदाय को, मानव समुदाय को। अगर कोई मानव यहाँ पे बस्ती बना के रहने लगे तो उसको आप सभ्यता नहीं कहेंगे, तो सभ्यता के कुछ मानदंड होते हैं। तो इन मानदंडों के आधार पर इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नहीं तो इसको शायद सिंधु घाटी कबीला कहा गया होता, कुछ और कहा गया होता, लेकिन सिविलाइजेशन के अपने आप में मायने होते हैं। नगरीय विकास था, इनके पास लिपि थी, इनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे साबित करेंगे? आप सोचिए, इसको कांस्य सभ्यता बोला जाता है। क्यों कांस्य सभ्यता बोला जाता है? क्योंकि मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है नर्तकी की, जो कांस्य की है। कांस्य कैसे बनता है? कांस्य बनता है तांबा प्लस टिन से। तांबा प्लस जब टिन मिलता है तब कांस्य बनता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब इनका अनुपात मिला पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय के हिसाब से। तो कांस्य अगर ये बनाते हैं तो कुल मिला के इसको कहा जा सकता है इनके पास वैज्ञानिक तकनीक थी, इनके पास बौद्धिक उत्कर्ष था, और भी इनके पास मापन का ज्ञान था। आप पाएंगे, देखेंगे तो लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है, मोहनजोदाड़ो से कांसे का पैमाना मिला हुआ है। तो कुल मिला के जो सारी चीजें हैं ना, ये दर्शाती है कि इनमें बौद्धिक उत्कर्षता, बहुत तेज बुद्धि थी, बहुत तेज इनका ज्ञान था, और ये ईश्वर पे भी भरोसा करते थे, मात्र सत्तात्मक भी थे। तो ये सब कुल बातें बताती हैं, सारी बातें बताती हैं कि हाँ, ये सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है फैक्ट जानना। याद रखिएगा, हमने बहुत बेसिक बात की है सिंधु घाटी सभ्यता पर, क्योंकि आप कभी फील कीजिएगा, कभी महसूस कीजिएगा कि सोचिएगा 2600 बीसी, मतलब ईसा से भी 2600 साल पहले कैसे लोग इतने एडवांस हो सकते हैं कि वो कांसा बना ले, वो लिपि बना ले, वो अपने शहर को ऐसा विकास कर ले कि ग्रिड सिस्टम पे आधारित हो। यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे नाली होगी, और इतनी बड़ी बड़ी सड़कें होंगी। सोचिए, मतलब एक तरीके से स्मार्ट सिटी उन लोगों ने बना ली थी। तो सोचिए, इसीलिए आपके लिए इस सभ्यता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। और ये सबसे बड़ी बात तो कांस्य सभ्यता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि नवपाषाण काल पढ़ा था, हमने पढ़ा था पाषाण काल 3 भाग में। तो जब आपने नवपाषाण काल पढ़ा था, तो आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो नवपाषाण काल के बाद जब इंसान लगातार विकास करता गया तो कांस्य सभ्यताएं आई, क्योंकि पत्थर के बाद कांसा ही ऐसी एक, कांस्य नहीं सॉरी, यहाँ पे ताम्र करिए, नवपाषाण काल के बाद ताम्र सभ्यताएं आई, ताम्र संस्कृतियां। ये ताम्र संस्कृतियों का मतलब क्या है? क्योंकि जब इंसान ने पत्थर के बाद किसी पेय धातु का पहली बार उपयोग किया तो ये ताम्र थी, यानी तांबा थी, और ये ताम्र संस्कृतियां आई पूरे दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ जब पत्थर के बाद सीधे सीधे हमको कांस्य संस्कृति देखने को मिलती है। आप देखेंगे ताम्र संस्कृतियां भारत में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगी कांस्य संस्कृति, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो इसलिए ये भारत का अद्वितीय है सिस्टम। जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन ये सिस्टम है ना, इतिहास हमारा सबसे अलग है दुनिया में। आप देखेंगे आपको बहुत सारी सभ्यताएं मिलेंगी, मेसोपोटामिया की, चीन की सभ्यता, माया सभ्यता, दुनिया भर की सभ्यताएं मिलेंगी, लेकिन आप नहीं पाएंगे कि किसी का इतना बड़ा क्षेत्र हो सकता है। इस सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र हुआ करता था। अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां के लोग उपनिवेश बसाया करते थे। उपनिवेश का मतलब आप समझते होंगे, जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर उपनिवेश किया था, हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी उपनिवेश बसाया हुआ था। सोचिए, उस जमाने की बात है, अफगानिस्तान के कुछ भागों में उपनिवेश बनाया हुआ था। ऐसा इतिहासकारों ने प्रूव भी कर दिया है। तो ये कितनी अद्वितीय सभ्यता थी कि पहले कांस्य सभ्यता आई हमारे भारत देश में, हमारे देश में, इसके बाद ताम्र सभ्यता आई। तो ये अद्वितीय विशेषताएं हैं। तो आइए इनके बारे में अध्ययन और करते हैं। तो एक नए चीज के बारे में बात करते हैं, नई इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो इनका भौगोलिक विस्तार है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आइए, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र देखें तो हमको कहाँ मिलेगा? तो अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो तो ये गुजरात है, ये गुजरात है। तो आप यहीं से देखिए तो यहाँ पे ये दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र का, ये दायमाबाद हो जाएगा, और ये हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर।
गिरपुर, ये मेरठ में है आलमगीरपुर। दायमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये हो जाएगा मांडा। मांडा कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। और ये हो जाएगा सुत कोंगीडोर, अब ये पाकिस्तान में है, सुत कोंगीडोर। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो आप देखेंगे तो ये त्रिभुज आकार में आपको सभ्यता देखने को मिलेगी, पूरी त्रिभुज आकार लगभग ये सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी ये सभ्यता, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसके अंतिम पॉइंट है। ये मांडा से लेके दायमाबाद तक फैली थी उत्तर में, और ये पूरब में आलमगीर से लेके सुत कोंगीडोर तक फैली हुई थी ये सभ्यता हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके पीक पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसमें बहुत सारे आपको बीच में नगर मिल जाएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल मिल जाएगा आपको, धौलावीरा मिल जाएगा आपको, राखीगढ़ी मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्थल अब पाकिस्तान में भी है और कुछ स्थल भारत में भी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा में आपको मिल जाएगा। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा, अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो मोहनजोदाड़ो है, जो पाकिस्तान में पहुंच गया है, लरकाना प्रांत में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए और विस्तार समझते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है हमारी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो ये आपका एनसीईआरटी ने ये मैप जारी किया हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे देखेंगे हम, आप देखिएगा ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सुत कोंगीडोर, ये बालाकोट, ये भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल हुआ करता था। ये अल्लाहदीनो, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन को हाल फिलहाल में जो यूनेस्को है आपका, यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। तो इसको 40वां स्थल माना है, 40वां स्थल, यानी इसको भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने। ये इकलौती साइट है जो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। हड़प्पा सभ्यता की इकलौती लोकेशन है, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है धौलावीरा आपके लिए, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे उन्नत जल व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये बहुत लोकेशन एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा आपका हड़प्पा। यहाँ पे रोपर हो जाएगा, कालीबंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में ये साइट, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है, राखीगढ़ी आपका हो जाएगा, हुलास, रोपर, मांदा, तो ये आपके काबुल हो जाएगा। यहाँ पे ये रोजदी है, रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटदा है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण साइटें हैं। तो इसमें से एक एक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोकेशन का पता होना चाहिए क्यों लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं, पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा की तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में की थी दयाराम साहनी साहब ने। जॉन मार्शल इसके महानिदेशक हुआ करते थे। दरअसल क्या हुआ, 1921 के पहले एक रेल लाइन का प्रोजेक्ट बन रहा था। तो ऐसे में वहां पे जो लोग थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं, तो उन्होंने बहुत सारी ईंटों को उपयोग कर लिया और देखा यहाँ पे तो कोई बड़ी सभ्यता के साक्ष्य है। ऐसे में आखिरकार अंग्रेजी अधिकारियों को पता चला और आखिरकार जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई सबसे पहले। और 1921 में यहाँ पे एक सिविलाइजेशन का पता चला, दयाराम साहनी जी ने। इनको राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। फिर इसके बाद में मोहनजोदाड़ो की बात आती है, जब दोबारा इस सभ्यता के बारे में जिज्ञासा बढ़ी लोगों की, बहुत सारे इतिहासकारों की। तो 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी जी ने, राखालदास या राखालदास इनको बोला जाता है, इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की शुरुआत खुदाई की। तो यहाँ पे बहुत शानदार एक नगर मिला जिसमें एक विशाल अन्नागार था, विशाल स्नानागार था। यहाँ पे एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांसे की थी, एक पैमाना मिला जो कांसे का था। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली। हड़प्पा में भी एक अन्नागार मिला बहुत बड़ा, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली हड़प्पा से। और आखिरकार ऐसे ही धीरे धीरे अन्य नगरों की खुदाई हुई। आप देखेंगे इसमें रंगपुर की खुदाई हुई। हालांकि रंगपुर आपकी तीनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? तीन संस्कृतियां कौन सी?
आप देखेंगे तो हड़प्पा तो अचानक से आ नहीं गया होगा, हड़प्पा सभ्यता तो पूर्व हड़प्पाई नगर, मतलब किसी का विकास धीमे धीमे ही होता है ना। अगर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ तो एकदम से ये लोग सीख नहीं गए होंगे बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, उन्नत जल व्यवस्था। तो कुछ पूर्व पूर्व हड़प्पाई नगर भी हैं, कुछ परिपक्व हड़प्पाई नगर हुए। परिपक्व मतलब जिनमें सारी संरचनाएं हैं हड़प्पाई नगर होने की, यानी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। और कुछ उत्तर हड़प्पाई, उदाहरण के तौर पर उत्तर का मतलब क्या हुआ? उत्तर का मतलब हुआ कि आपका एक टाइम पीरियड इसका आया, हमने अभी बात की थी 2300 से 1700 हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है। तो ऐसे में बड़े बड़े नगर बने, बड़े अच्छे नगर बने, लेकिन फिर उसमें कुछ आपदा आ गई उस समय, कुछ नदी का मार्ग बदल गया, या कुछ जलवायु परिवर्तन हो गया, या भूकंप आ गया। तो ऐसे में कुछ नगर नष्ट हो गए और अपनी अंतिम श्वास गिरने लगे। तो ऐसे कुछ नगर थे उत्तर हड़प्पाई नगर, इनको बोला गया। और कुछ पूर्व हड़प्पाई नगर, मतलब जो हड़प्पा की संरचना की कुछ साक्ष्य, थोड़े थोड़े साक्ष्य, वह पूरा परिपक्व हड़प्पा नगर जैसे नहीं है ये, लेकिन उनके कुछ साक्ष्य इनके पास। और ये वाले नगर भी परिपक्व हड़प्पा नगर जैसे नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ विलुप्त होते साक्ष्य हड़प्पा के। तो इसलिए इनको 3 भागों में बांटते हैं। उदाहरण के तौर पे रंगपुर की ही बात कर लें और रोजदी की ही बात कर लें, तो ये उत्तर हड़प्पा को उत्तर हड़प्पाई नगरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और परिपक्व कौन से हो जाएंगे? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यही तो सबसे परिपक्व हड़प्पाई नगर है ना। तो कुल मिला के 6 नगर ऐसे हुआ करते थे। फिर आपके हो जाएंगे पूर्व हड़प्पाई, तो पूर्व हड़प्पाई में भी बहुत सारे आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे सुतकोंगेडोर और ही बहुत सारे नगर जिनकी शुरुआती संरचना सुतकाको ऐसी थी, जो हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं जहां पे। तो ऐसे हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके ऐसे बहुत सारे नगर हुआ करते थे हड़प्पाई नगर। आइए इनके बारे में कुछ के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, साथ में यहाँ पे जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आप सोचिए, जल संरक्षण के साक्ष्य उस जमाने में प्राप्त हुए हैं 2500 ईसा पूर्व, तो बहुत बड़ी बात है। धौलावीरा हो जाएगा। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों है लोथल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट? क्योंकि यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है यहाँ पे। यहाँ पे एक चक्की मिली हुई है, यहाँ पे चक्की मिली हुई है। यहाँ पे कुछ मृदभांड मिले हुए हैं, मृदभांड मिले हुए हैं। साथ में इसके अलावा कुछ यज्ञ वेदी भी मिली हुई हैं। आप जब यज्ञ वेदियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम वैदिक सभ्यता में भी यज्ञ वेदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये यज्ञ वेदी और उस यज्ञ वेदी में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये जो यज्ञ वेदियां हुआ करती थी ना, ये यज्ञ वेदी जैसी नहीं है। क्योंकि आप जब भी यज्ञ वेदी की बात करते हो चौकोर आकार में आपको यज्ञ वेदी दिखाई देगी या त्रिभुजाकार में दिखाई देगी। आजकल यज्ञ वेदी ऐसी ही होती है। और ये यज्ञ वेदी की संरचना आई है सूर्य सूत्र से वैदिक काल में। लेकिन इस समय की जो यज्ञ वेदी हुआ करती थी ना, इनका आकार एक चूल्हे जैसा हुआ करता था। कोई ऐसी यज्ञ वेदी हुआ करती थी, कोई ऐसी यज्ञ वेदी हुआ करती थी, तो कुछ भी साइज इनका हुआ करता था। तो इनको यज्ञ वेदी कह दिया है, लेकिन ये दरअसल ज्यामिति पैमाने पर आधारित यज्ञ वेदी नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपकी चंदहुदड़ो हो जाएगी। यहाँ पे झूकर झांगर संस्कृति के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं, है ना, झूकर झांगर। और यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई है ना हर जगह, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, आपकी अच्छी ईंटें चौकोर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बकराकार ईंटें हैं। बकराकार का मतलब कर्व ईंटें हैं, बकराकार ईंटें हैं। तो ये भी है। जैसे आप धौलावीरा के बारे में एक तो और जान लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन है ना, ये आपका 2 भाग में आपको देखने को मिलेगा। एक भाग में देखने को मिलेगा ऊंचाई पर, यहाँ शासक वर्ग रहता था, और एक स्थल आपको सामान्य जनता के लिए देखने को मिलेगा, ये निचला नगर है। इनको 2 भागों में कहा जाता था, ऊंचा नगर और निचला नगर। तो यहाँ पे 3 आधार पे आपको नगर देखने को मिलेगा, 3 भाग में विभाजित नगर देखने को मिलेगा आपको धौलावीरा में। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही हमारे और भी है। और लोथल में आपको और क्या मिलेगा? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की नहीं, यहाँ पे गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा मतलब ये सीधे समुद्र से कनेक्ट हुआ करता था और इसके माध्यम से व्यापार भी हुआ करता था। यहाँ पे गोदी हुआ करता था, डॉक यार्ड हुआ करता था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। ऐसे ही हमारा आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी। और यहाँ पे भी ऐसे ही छोटे मोटे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राखीगढ़ी हो गया, ये भारत की सबसे बड़ी साइट है। भारत की सबसे बड़ी साइट है, हड़प्पन साइट है भारत की। जबकि पूरे अगर भारतीय महाद्वीप की बात करें तब इसका नाम मोहनजोदाड़ो आ जाएगा। मोहनजोदाड़ो है सबसे बड़ी साइट, लेकिन भारत में जो अब हमारा विभाजित भारत है, इसमें राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट हो जाएगी।
ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक नगर का नाम है कालीबंगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं उस जमाने में चूड़ियां प्रचलित थी, तो चूड़ी के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। साथ में यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जो खेत है इसकी जुताई हो रखी है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्राप्त हुई, बहुत सारे नगर हैं जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ डॉकयार्ड नगर हुआ करते थे, गोदीवाड़ा, जिसको हम ये देख सकते हैं सुतकोंगीडोर, ये भी गोदीवाड़ा यहाँ पे हुआ करता था। गोदीवाड़ा यानी यहाँ पे बंदरगाह जैसा हुआ करता था, बंदरगाह। आप यहाँ पे देखेंगे तो लोथल की अभी हमने बात की थी, लोथल में यहाँ पे एक नागेश्वर नाम का नगर मिलेगा आपको गुजरात के पास, यहाँ पे गोदीवाड़ा हुआ करता था, ठीक है। और ये बालाकोट जो आपको दिख रहा है ये खुद एक गोदीवाड़ा हुआ करता था। तो ऐसे में ये आपके गोदीवाड़ा यानी जो डॉकयार्ड वाले नगर थे, ये जहाँ पे पोर्ट हुआ करता था, ये ऐसे नगर हुआ करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत विलक्षण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए कुछ विशेषताएं जान लेते हैं इस हड़प्पा सभ्यता की। तो मेजर सिटीज में ही जान देखते हैं कि क्या विशेषताएं थी आगे इस हड़प्पा सभ्यता की। तो पहली बात, इनका नगर नियोजन, अद्भुत नगर नियोजन था इनके पास। नगर नियोजन का मतलब समझते हैं आप, जब किसी शहर को बसाया जाता था तो बाकायदा एक प्लानिंग की जाती थी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ऐसा नगर नियोजन हुआ करता था, ग्रिड ग्रिड पद्धति पे आधारित। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके घर हुआ करते थे बीच में, इसके बाद यहाँ पे सड़क हुआ करती थी, लंबी सी इतनी चौड़ी सड़क हुआ करती थी कि 2 बैलगाड़ी निकल जाए। यहाँ पे जो नाली हुआ करती थी वो यहीं पर नाली हुआ करती थी, और नाली के साथ नालियां हुआ करती थी, चौड़ी नालियां। और नालियों को साफ करने के लिए नरमौखे भी हुआ करते थे। नरमौखे मतलब क्या होता है, आपने मैन होल का नाम सुना होगा, जिसको साफ किया जाता है जहां से नाली को, तो मैन होल हुआ करते थे। तो इस तरीके से इनकी नगर संरचना थी, नगर नियोजन था। नगर को 2 भाग में विभाजित कर रखा था, 2 भाग में। इसका मतलब क्या होता है 2 भाग में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100% संभावना है कि एक शासक वर्ग हुआ करता था, तभी तो वो अलग अलग रहा करते थे। एक ऊंचा नगर आपको मिलेगा, एक निचला नगर मिलेगा, एक ऊंचाई में मिल जाएगा और एक निचला नगर मिलेगा। तो ऊंचे नीचे नगर का मतलब एक शासक वर्ग हुआ करता था। शासक वर्ग कौन हुआ करता था, बड़े वर्ग हुआ करता था, व्यापारी वर्ग। तो बड़े वर्ग के होने का यहाँ पे पता चलता है। वैसे भी आप जानते हैं, यहाँ पे आप आगे चल के बात करेंगे तो यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे इनका व्यापार चलता था, जैसे खेतड़ी की, राजस्थान की खानों से ये तांबा मंगाया करते थे, तांबा। कर्नाटक से सोना आया करता था, कर्नाटक से सोना आया करता था। और इनका इनका जो व्यापार था ये मेसोपोटामिया तक चलता था। तो ये काफी बड़ी बात है। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो बड़े वर्ग का यहाँ पे शासन माना गया है। हालांकि इसमें पुरोहित वर्ग भी हुआ करता था, यहाँ पे एक श्रमिक वर्ग भी हुआ करता था। समाज का विभाजन नहीं था, कर्म के आधार पर ही था सब कुछ, ऐसा यहाँ पे सिद्ध हुआ है साक्ष्यों के आधार पर। तो पुरोहित वर्ग हुआ करता था, किसान वर्ग हुआ करता था। तो ये कुल मिला के व्यापार पे आधारित सभ्यता थी। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सिंगापुर जैसी व्यापार पे आधारित थी। यहाँ पे किसानी भी बहुत बड़े स्तर पे होती थी। तो किसान यहाँ पे मुख्य पेशा था, लेकिन यहाँ पे व्यापार होना सबसे ज्यादा अद्वितीय चीज थी। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं। इसके अलावा जल संरक्षण के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमने बात की थी, धौलावीरा में प्राप्त हुआ है हमें। छठवां, हमें यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी देखने को मिली है, विज्ञान देखने को मिली है, तकनीकी ज्ञान मिला है देखने को हमें। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। साथ में यहाँ पे पैमाने मिले हुए हैं, तांबे के, हाथी दांत के पैमाने। इसके अलावा हमें कांस्य कला देखने को मिली है। और सातवां, हमें यहाँ पे कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपको पता चले कि विश्व में कपड़े की शुरुआत कहां से हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपड़े की शुरुआत हुई है। तो कपड़े बनाने का सबसे प्राचीन तब साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चक्की भी के भी साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे हल के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे घोड़े की अस्थियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन पूरी तरह उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, पूरी तरह माना नहीं गया है। तो इसका मतलब कुल मिला के इसको अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं बोला गया है, अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको
औजार वगैरह नहीं मिलेंगे ज्यादा, औजार की मात्रा यहाँ पे बहुत कम मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता के लोग, जो मानव जीवन है, इसको उत्थान करने में विश्वास रखते थे, ना कि युद्ध करने में विश्वास रखते थे। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो ये आप याद रखिएगा इसकी विशेषताएं इस सिंधु घाटी सभ्यता की। आइए इकोनॉमी और ट्रेड पर बात कर लेते। तो हमने अभी हाल फिलहाल में बात की थी कि इनका व्यापार हुआ करता था और विभिन्न सभ्यताओं के साथ इनका आयात और निर्यात भी चला करता था। आयात निर्यात हुआ करता था और ये साथ में खुद ही मन के बनाने का कारखाना चलाते थे और कृषि में भी इन्वॉल्व थे। जैसे आपको पता है यहाँ पे बैलगाड़ी की हमने बात की, बैलगाड़ी का मिली है मिट्टी की, हल्का साक्ष्य मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ है। तो हमने ट्रेड के बारे में पहले ही बात कर ली है। स्क्रिप्ट इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो धौलावीरा में एक पिलर पर, मतलब एक स्तंभ पड़ा हुआ है जो जमीन पे है, तो इसमें आप देखेंगे आपको एक सिंधु सभ्यता, सिंधु लिपि के साक्ष्य मिलेंगे। ये है सिंधु लिपि। इसीलिए हम इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिपि तो मिली है लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बोलते हैं। और ये एक चित्रात्मक लिपि है। इसका मतलब क्या है? चित्रों के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। तो ये अभी अपढ़ है, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी। जेम्स प्रिंसेप ने बहुत कोशिश की थी इसको पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाए वो, और कोई नहीं पढ़ पाया। तो चित्रात्मक लिपि है। करीब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 250 के आसपास चित्रात्मक शब्द मिलते हैं, चित्रात्मक शब्द मिलते हैं सिंधु लिपि के। लेकिन अभी इनको पढ़ा नहीं जा चुका है। हालांकि इसका डेटा अलग अलग है, सब लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो आम सहमति है तो 250 के आसपास चित्रात्मक लिपि के अंक मिल चुके हैं। तो ये याद रखिएगा आप, ये सिंधु लिपि है। धौलावीरा में इसका साक्ष्य मिला हुआ था। तो आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों को। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सभ्यता, इतनी महान सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता खत्म हो गई, नष्ट हो गई? तो इसके बारे में अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं उनका अलग अलग मानना है। उदाहरण के तौर पे जॉन मार्शल हो गए, इसके अलावा एस.आर. राव हो गए तथा मैके हो गए, अन्य व्यक्ति हो गए। इनका मानना है कि इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण बाढ़ आ गई थी, इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई। और जबकि गार्डन चाइल्ड क्या मानते हैं? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, ये लोग मानते हैं कि इस सभ्यता पे आर्यों का आक्रमण हो गया था। आर्यों का आक्रमण, ये वही मार्टिमर व्हीलर हैं जो मानते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये सुमेरियन लोगों की सभ्यता थी। आर्यों का आक्रमण, ऐसा मानते हैं मार्टिमर व्हीलर और चाइल्ड। इसके अलावा कुछ लोग इसको जलवायु परिवर्तन मानते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। जो जलवायु परिवर्तन मानने वाले हैं इसमें अमलानंद घोष। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि महामारी कैनेडी जी मानते हैं, ये KUR मानते हैं। अदृश्य गाज मानते हैं कुछ लोग कि गाज गिर गई यहाँ पे, यानी बिजली गिर गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से मानते हैं, अपने विश्लेषण के हिसाब से मानते हैं। लेकिन जो भी रहा हो, ये सभ्यता जरूर नष्ट हुई है। लेकिन ये नहीं आप समझना कि सभ्यता नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इस सभ्यता में जो चीजों की शुरुआत हुई थी, जो बहुत सारी तकनीकों की शुरुआत हुई थी, वो निरंतर भारतीय उपमहाद्वीप में चलती रही। आज आप देखते हैं नगर नियोजन के बारे में, तो ऐसा नहीं होगा कि हमने ये नगर नियोजन जो आज हम करते हैं हमने किसी से नहीं सीखा। इसमें कुछ ना कुछ योगदान सिंधु घाटी सभ्यता का भी होगा। आप देखेंगे सौंदर्य प्रसाधन आप देखते हैं आज भी भारत में प्रचलित हैं। तो आप देखते हैं लिपस्टिक लगाना, तो लिपस्टिक की खोज तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है ना। लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। चंदूदड़ों में आप देखेंगे तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिल जाएंगे आपको, काजल के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। हमने बात की थी कालीबंगा में काली चूड़ियों की बात की थी, तो चूड़ियों के साक्ष्य हो गए। ऐसे तमाम साक्ष्य आपको मिल जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा मात्र मूर्तियों की बात करते हैं जहां पे गर्भ से निकलते पेड़ की एक मोहर प्राप्त हुई है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी शायद ये। ऐसे में पेड़ों की पूजा होती थी इस सभ्यता में, पेड़ों की पूजा हुआ करती थी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुओं की पूजा,
तो ये सारी चीजें आज भी भारत में निरंतर चल रही हैं। साथ में यहाँ पे स्वास्तिक का एक चिन्ह मिला हुआ है। आप जानते हैं स्वास्तिक का चिन्ह जहाँ जर्मनी ने भी जैसे उपयोग किया था, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है स्वास्तिक का चिन्ह। और इसके अलावा आप बात करें जल संरक्षण की बात करें, आयात निर्यात की बात करें, आज भी चल रहा है आयात निर्यात, तब भी चलता था, आज भी चलता है। तब भी हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे बाहर से सामान मंगाते थे, अपने यहाँ से सामान भेजते भी थे, जिसमें शिलाजीत हुआ करता था, बहुत सारी गोमेद हुआ करता था, तमाम तरह की चीजें थी। आज भी ऐसी आयात निर्यात यानी व्यापार चल रहा है। साथ में पैमाना वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पैमाना तब भी चलता था, और अभी तो डिजिटल पैमाने विकसित हो गए। इसके पहले ये सारे पैमाने चल रहे थे। हाथी दांत का पैमाना आपने सुना ही होगा कि चलता था पहले, कुछ ही सालों पहले। और इसके अलावा आपने कांस्य सभ्यता के बारे में यहाँ पे सुना कि किस तरीके से कांस्य की इन लोगों ने मूर्तियां बनाई। आज भी कांस्य की मूर्तियां प्रचलित है, बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट जरूर हुई है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ने जो इनपुट आउटपुट दिए थे, ये आउटपुट नष्ट नहीं हुए। ये सिंधु घाटी सभ्यता के आउटपुट नष्ट नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो योगदान था, ये बिल्कुल निरंतर रूप से भारत में चलता रहा, और आगे चल के आपको इसकी झलक भी देखने को मिलती है। हमने अभी बात की इन पॉइंटों के बारे में। ये पॉइंट आज भी कहीं ना कहीं हमारे इस जनरेशन में 21वीं सदी में विद्यमान है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया वो आज भी निरंतर जारी है, उसका योगदान आज भी निरंतर जारी है। इसलिए हमको सिंधु घाटी सभ्यता का धन्यवाद मानना चाहिए, अपने इतिहास का धन्यवाद मानना चाहिए कि इतिहास ने हमको ये सब बताया, ये सब हमको सिखाया। तो ये डिक्लाइन के कारण थे, हमने यहाँ पे बात की नष्ट होने के कारण थी। बाकी हमने और भी पूरी बात की सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। नमस्कार।